बेगम की चालाकी। एक दिन बीरबल अपने घर चैन से सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। जिसे सुन वे तुरंत उठ गए और सामने का नजारा देख तो उनकी नींद तो छोड़ो, होश भी उड़ गए। महारानी साहिबा, आप यहाँ और आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? वो महाराज। क्या हुआ महाराज को? जल्दी बताए, मुझे ऐसे धक धक हो रहा है। वही तो समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ है। आज सवेरे वे एक छोटी सी बात पर इतना भड़क गए कि मुझे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। कौन सी छोटी सी बात? आप जरा विस्तार में बताए। वो क्या आपकी गलती के कारण हमारी टांग तीसरी बार टूटी है? ये आपको छोटी सी बात लगती है? हमने आपसे कितनी बार कहा था कि केले खा के छिलका कूड़ेदान में डालिए। मेरी बात का यकीन कीजिए महाराज, इस बार हमने छिलका कूड़ेदान में डाला था, पर पता नहीं वे बाहर कैसे आ गया। हो सकता है शायद। वाह महारानी जी वाह, क्या ही कहानी सुनाई है आपने। अपनी गलती का इल्जाम एक मासूम चूहे पर लगा रही है। मेरी बात का यकीन कीजिए। हम कुछ नहीं जानते। इस गलती की सजा आपको भी वही मिलनी चाहिए जो राज्य में अन्य लोगों को कचरा यहाँ वहाँ फेंकने के लिए मिलती है। आपको इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। क्या? मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? कृपया मुझ पर दया कीजिए। क्यों? आप हमेशा हमें मायके चले जाने की धमकी देती है ना, तो इस बार हम आपको कहते हैं, जाइए, चले जाइए अपने मायके और वहाँ जितनी मर्जी चाहिए गंदगी फैलाइए। अब तुम ही बताओ बीरबल, मैं इस उम्र में अब कैसे अपने मायके चली जाऊं? और तो और मेरे लिए इस दुनिया में महाराज से बढ़कर और कोई नहीं। वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आपकी बात पर यकीन है महारानी साहिबा, पर आप तो जानती ही है, महाराज के आदेश के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये सुन तो जैसे महारानी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और वे उदास हो वहाँ से निकलने लगी। निराश बीरबल वहाँ खड़े महारानी जी की बातों पर गौर करते रहे और तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। रुकिए महारानी साहिबा। हाँ? अब मैं आपको जैसे बताता हूँ ठीक वैसे ही कीजिए। सुनिए। फिर क्या? बीरबल ने अपनी योजना महारानी को बताई, जिसे सुन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर बाद महारानी महल लौटी, जहाँ बादशाह अभी भी गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। आप अभी तक गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ, पर सोचा जाने से पहले आपसे कुछ मांग लूं। कहो, क्या चाहिए? हीरे जवाहरात या फिर हीरे जवाहरात से भरे कूड़ेदान? ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। बस मैं यहाँ से वो एक चीज लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। जो चाहिए लेकर जाइए और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तक लिया। ये सुन महारानी ने बादशाह को नम आँखों से नमन किया और वहाँ से दबे पाँव चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। उस रात बादशाह को नींद आने से रही और वे अपने कमरे में बैठे महारानी को याद कर रहे थे। उन्होंने सबको ये आदेश दिया था कि आज उन्हें अकेला छोड़ा जाए, पर तब भी उनके कमरे में कुछ नकाबपोश लोग आ गए। कौन हो तुम लोग? और अगली सुबह बादशाह किसी कुर्सी पर बेहोश बंधे हुए थे।
और तभी किसी ने उनके चेहरे पर पानी फेंककर उन्हें जगाया। महारानी साहिबा, आप? और ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? याद है मैंने महल से निकलने से पहले आपसे क्या मांगा था? हाँ, आपने कहा था कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज साथ ले जाना चाहती है। तो बस मैं ले आई अपनी सबसे प्यारी चीज, मेरे प्रिय पति बादशाह अकबर। महारानी का अपने प्रति इतना प्यार देख बादशाह का गुस्सा शांत हो गया। दिल मोम की तरह पिघल गया और वो बोले, बस करो पगली, अब रुलाओगे क्या? ये सुन बेगम और बादशाह अकबर दोनों हंस पड़े और खुशी खुशी अपने राज्य में लौटने के लिए निकल पड़े। और हमने ये सीखा, किसी का गुस्सा शांत करने के लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। एक दिन महारानी अपने कमरे में परेशान हो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ बादशाह अकबर आ पहुँचे और पूछा, क्या हुआ महारानी साहिबा, सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं, आज सुबह से मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। एक अंगूठी के लिए इतना परेशान क्यों होना? कहो तो आपकी 10 उंगलियां हीरो की अंगूठी से भर दे। वो तो हम भी जानते हैं, पर ये कोई आम अंगूठी नहीं, हमारी शादी की अंगूठी है। क्या? वो तो हमारी पुश्तैनी अंगूठी है, जो हमारी परदादी ने हमारी परदादी को, परदादी ने दादी को, दादी ने हमारी माँ को और हमारी माँ ने तुम्हें दी थी। आखिर तुमने वो खो कैसे दी? अब हम हमारी होने वाली बहू को उपहार में क्या देंगे? वो देखो, हमारा लाडला बेटा अभी से परेशान दिख रहा है। ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो अंगूठी आखिर गई कहाँ। आखिर बार जब मैं नहाने जा रही थी तो हमेशा की तरह मैंने गहनों को थाली में रख दिया था, और जब मैं वापस आई तो देखा वहाँ से बस अंगूठी गायब थी। इसका मतलब अंगूठी खोई नहीं, चोरी हुई है, और मुजरिम महल में से ही कोई है। तो फिर सोचना क्या, जल्दी से सबको काल कोठरी में डाल दीजिए, अपने आप तोते की तरह बोलने लगेंगे। नहीं नहीं, हम सिर्फ शक की बिना पर सारे दरबारियों पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। इससे उनका मनोबल और हम पर भरोसा कम होगा। इस समस्या को अब बस केवल एक बंदा ही सुलझा सकता है, और वो है बीरबल। फिर क्या, अकबर ने बीरबल को महल बुलाकर सारी बात विस्तार से समझाई, जिसे सुन बीरबल हंस पड़े। बीरबल, यहाँ हमारी परदादी की अंगूठी खो गई है और तुम्हें हंसी आ रही है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ, अगर आपने अपनी सासू माँ की अंगूठी खो दी होती तो आपका क्या हाल हुआ होता। ये सुन बादशाह को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो बोले, सही कहा, आखिरकार जान है तो जहान है। ये सुन दोनों हंस पड़े और तभी वहाँ महारानी आ पहुँची। यहाँ चिंता के मारे मेरी जान निकल जा रही है और आप लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं। जल्दी से अंगूठी ढूंढो, मेरी सास किसी भी वक्त आती होगी। क्या माँ जी आ रही है? हाँ, उनका खत आया था। पता नहीं उनको भी आज ही क्यों आना था। उन्होंने अंगूठी के बारे में पूछ लिया तो हम सब की खैर नहीं। हाँ बीरबल, अब तो ये समस्या हमें माँ के आने से पहले ही सुलझानी होगी। ये तो दुगनी मुसीबत हो गई। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, अब आप एक काम कीजिए, उस वक्त स्नान कक्ष के बाहर जितने भी सैनिक, सेवक और दासियां तैनात थी, उन्हें दरबार में हाजिर कीजिए। उम्मीद है कि हमें चोर जरूर मिल जाएगा। और नहीं मिल पाया तो? वो तो फिर आपकी सास ही बता सकती है। बीरबल के कहे अनुसार सभी को दरबार में इकट्ठा होने का आदेश दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं,
महारानी साहिबा की बेहद अमूल्य अंगूठी खो गई है, और क्योंकि घटना के वक्त आप सब वही मौजूद थे, इसलिए शक सीधा आप पर जाता है। पर मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। जिसने भी वो अंगूठी ली है वे अपना जुर्म कबूल करे, वरना अंजाम बुरा होगा। बीरबल ने सभी की ओर देखा तो कोई सामने नहीं आया। मैं एक और मौका देता हूँ। मुजरिम, अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि असली चोर कौन है वो मैं पहले से जानता हूँ। ये सुन तो सभी चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? तुम्हें असली चोर के बारे में कैसे पता? वो दरअसल कल मेरे सपने में बादशाह की परदादी आई थी, जिन्होंने आज की होने वाली घटना के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई अंगूठी का चोर होगा उसकी दाढ़ी में एक तिनका होगा। बीरबल की ये बात सुन उन सेवकों में से एक सेवक ने सबकी नजरें बचाकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो तिनका ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल जो बारीकी से सबको देख रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की इस हरकत को पकड़ ली और तुरंत कहा, क्या हुआ भाई साहब, दाढ़ी में कुछ चुभ रहा है क्या? वो दरअसल कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी खुजली हो गई थी। खुजली तो तुम्हें है, इसलिए तो अंगूठी चोरी की है तुमने। ये सुन तो वो सेवक चौंक गया और क्रोधित हो बोला, क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, कुछ ही देर में बड़ी महारानी यहाँ आने वाली है, ये सफाई तुम उन्हें देना। बड़ी महारानी का नाम सुन तो सेवक के पाँव थर-थर कांपने लगे। वो जानता था कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। इसलिए वो घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। कृपया ये बात बड़ी महारानी से मत कहना। सेवक ने अंगूठी निकालकर बीरबल को सौंपी और उसे कुछ वक्त के लिए काल कोठरी में डाल दिया। चलो, मुसीबत टली। और तभी वहाँ आन पधारी बड़ी महारानी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जो देख महारानी खुद से बोली, आसमान से गिरे खजूर में अटके। और हमने ये सीखा कि सच बोलने से हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। जादुई गधा। एक सुबह दरबार में बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे महारानी साहिबा का इंतजार कर रहे थे। बेगम साहिबा, आपका सजना संवरना पूरा हुआ या नहीं? हमें पहले ही शादी में जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, कहीं खाना खत्म न हो जाए। और तभी अचानक महारानी की भयानक चीख सुनाई पड़ी, जिसे सुन बादशाह चौंक गए और तुरंत सिपाहियों के साथ भीतर दौड़ पड़े। भीतर पहुंचते ही उन्होंने महारानी को पसीने से लथपथ देखा और चिंतित आवाज में पूछा, क्या हुआ महारानी साहिबा, सब खैरियत तो है? तभी महारानी तिजोरी की ओर हाथ कर बोली, महाराज वो देखिए, तिजोरी से हमारा हीरो का हार गायब है। बादशाह ने नजर उठा के देखा तो तिजोरी में रखा हार अपनी जगह पर नहीं था। इसे देख बादशाह बोले, बस इतनी सी बात, हम अभी आपके लिए नया हार बनवा देते हैं। अब चलो, हमारे मित्र शादी में हमारा इंतजार कर रहे होंगे और कहीं खाना खत्म न हो जाए। तभी महारानी चिढ़ते हुए बोली, महाराज ये कोई साधारण हार नहीं था, मेरी माँ का पुश्तैनी हार था, जो उनकी आखिरी निशानी है। वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम महल से बाहर एक कदम तक नहीं रखेंगे। ये सुन बादशाह अकबर बेहद चिंतित हो गए। उन्हें किसी भी हाल में पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे के विवाह में पहुंचना ही था, वरना दोनों राज्य के रिश्ते बिगड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने हताश होकर कहा, बीरबल को तुरंत पेश किया जाए। राजा बीरबल, बादशाह ने तुरंत आपको हाजिर होने का हुक्म दिया है। महल पहुंचते ही बीरबल तिजोरी को अच्छे से जांच परखने के बाद पूछते हैं, इसे देखकर लगता है ये काम किसी पेशेवर चोर का नहीं, बल्कि महल में से ही किसी व्यक्ति का है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बीरबल? बादशाह,
आप तो ये जानते ही है, महल के किसी भी तिजोरी को इतने आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए चोर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर इस तिजोरी पर ऐसा कोई निशान नहीं है। तो किसी ने मौका देख चाबी उठाई और पुश्तैनी हार चुरा लिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब उस चोर को शादी का खाना खत्म होने से पहले कैसे ढूंढा जाए? हमारा मतलब है, वो हार हमारी सासू माँ की आखिरी निशानी है, तो किसी भी हाल में उसे ढूंढो ताकि हम हमारी महारानी को लेकर दोस्त के बेटे की शादी में जा सके, वरना दोनों राज्यों में युद्ध हो जाएगा। तभी बीरबल बोले, जी महाराज। महारानी साहिबा, बस आप इतना बता दीजिए, यहाँ कौन कौन सिपाही पहरा देते हैं और कितने दासियों को यहाँ आने की इजाजत है। बस उन सबको बाहर भेज दीजिए। सही चोर मेरा मित्र तुरंत पकड़ लेगा। तुम्हारा ये कौन सा मित्र है? आप बस आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले गए और जब वे लौटे तो सभा में सब लोग ये देख के दंग रह गए कि उनके हाथ में एक गधा था। ये क्या बेतुका मजाक है बीरबल? ये गधा तुम्हारा दोस्त है? महाराज, आप मुझ पे भरोसा रखिए, ये गधा चोर पकड़ लेगा। कैसे? महाराज, ये कोई मामूली गधा नहीं, बल्कि इस गधे की पूंछ में चोर पकड़ने की जादुई शक्ति है। मैं पहले जाके इससे उस पर्दे के पीछे वाले कमरे में बांध देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये कहकर बीरबल तुरंत उस गधे को अंदर ले गए और वहाँ एक खम्भे से बांधकर फिर सभा लौट आए। ये तमाशा बंद करो और जल्दी चोर को पकड़ो, खाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। हमारा मतलब शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी हुजूर। बस अब एक एक कर सारे आरोपी उस कमरे में जाए और उस गधे की जादुई पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अगर आप सच कह रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पर अगर आप झूठ बोलोगे तो गधा आपको एक जोर की लात मारकर बाहर फेंक देगा। बस फिर क्या था, बीरबल के दिए आदेश अनुसार एक एक कर सारे आरोपी कमरे में गए और मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ चीख कर लौट आए। अब बस एक आखिरी सिपाही बचा था जिस पर बीरबल को सबसे ज्यादा शक था। वो हिचकिचाते हुए अंदर गया और आदेश अनुसार चीख कर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। परंतु वो भी सलामती से बाहर लौट आया, जिसे देख सभी दरबारी अचंभित हो गए और उस सिपाही ने राहत की सांस ली। तभी अकबर का भूखा पेट गुस्से से घुर्राया, जिसे सुन अकबर भी आग बबूला हो गए। मुझे तो लगता है गधा तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम हो बीरबल। चोर तो पकड़ा नहीं गया, खामखा सबका वक्त जाया कर दिया। तभी बीरबल ने बादशाह से धैर्य रखने को कहा और सभी आरोपियों को एक कतार में खड़ा कर अपने हाथ आगे करने के लिए कहा। फिर एक एक कर बीरबल उनके हाथ सूंघने लगे और एक दासी पर उंगली उठाकर बोले, महाराज, ये है असली चोर। क्या? अब ये कैसे कह सकते हो तुम बीरबल? बादशाह, दरअसल मैंने अपने मित्र गधे की दुम पर इत्र छिड़क दिया था और इन सब के हाथों में से उसी की खुशबू आ रही है, पर इस दासी के हाथों पर उस इत्र की खुशबू का नामो निशान तक नहीं है। जाहिर सी बात है, इसने डर के कारण उस गधे को छुआ तक नहीं होगा, बस चीख लगाकर आ गई। ये सुन वो दासी अपने पाँव पर गिर गई और दया की भीख मांगने लगी, पर बादशाह ने एक न सुनी और 7 साल की काल कोठरी की कड़ी सजा सुना दी। पुश्तैनी हार मिलते ही महाराज और महारानी पड़ोसी राज्य में खाना खाने, मेरा मतलब शादी में उपस्थित होने चल पड़े। परंतु वहाँ पहुँचते ही खाना खत्म हो चुका था और बादशाह अकबर निराश हो बोले, शादी में खाने की लालच में हमें भूखा नहीं रहना चाहिए था। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? लालच एक अभिशाप है और हमसे हमेशा ऐसे काम करवाएगा जो सही विकल्प नहीं है। लबादे की परीक्षा। एक दिन बादशाह ने सारे दरबारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें खुद महारानी साहिबा और उनके लाडले भाई शमशेर सिंह सिंघम भी शामिल थे। स्थिति कोई गंभीर होगी ये देख शातिर मंत्री बोले,
ओ बादशाह जिल्ले-लाही अकबर महान, हम सबको यूं अचानक बैठक में बुलाने की कोई खास वजह? सब कुछ खैरियत तो है? मुझे तो ऐसे धक धक हो रहा है। आखिर हुआ क्या है? सही पहचाना तुमने शतीरुद्दीन। हम एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। आप बस हुक्म कीजिए बादशाह अकबर, आपके लिए सारी दुनिया हिला देंगे हम। वो दरअसल समस्या ऐसी है कि महारानी हमसे रूठकर अपने मायके जाना चाहती है। अरे वाह! अब मेरा मतलब है, अरे क्या? पर क्यों महाराज, क्या हुआ? वो दरअसल मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप मेरे लाडले भाई को बीरबल की जगह शाही सलाहकार की पदवी दे दीजिए, वरना मैं हमेशा के लिए चली अपनी मायके। पर क्या तुमने देखा नहीं, बीरबल ने हर बार तुम्हारे भाई को लाडला भाई। हाँ हाँ वही, तुम्हारे लाडले भाई को कैसे मात दी है। सब जानकर भी तुम अनजान कैसे बन सकते हो? क्योंकि मैं अपने लाडले भाई से बहुत प्यार करती हूँ और उसका सुनहरा भविष्य देखना चाहती हूँ, इसलिए आप उसे एक आखिरी मौका दे। इस बार बीरबल तो क्या, मेरा लाडला भाई सारे दरबारियों को अपने अक्लमंदी से मात दे देगा। ओ तो ये बात है। मुझे लगता है महारानी के लाडले भाई को एक मौका दे देना चाहिए। वैसे भी बीरबल निजी कारणों से 2 महीने की छुट्टी पर जा रहा है, तो हमें उसकी जगह किसी और को रखना ही होगा बादशाह महान। सही कहा तुमने। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि जो कोई मेरी चुनौती को पार कर देगा, हम उसे बीरबल की जगह दे देंगे। और अगर उसके गैर मौजूदगी में उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, तो वो उस पद पर हमेशा के लिए रह सकता है। इसका मतलब बीरबल की हमेशा के लिए छुट्टी। फिर क्या, बादशाह अपनी जगह से उठे और सामने एक लकड़ी के मेज के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने कमर पर बांधा हुआ लबादा खोला और उस मेज पर फैलकर लेट गए। ये देख सारे दरबारी अपना सिर खुजाने लगे। तभी बादशाह बोले, ये चद्दर देख रहे हो आप लोग? बस जो कोई मुझे इस चद्दर से सिर से अंगूठे तक ढक देगा, उसे बीरबल की जगह नौकरी पर रख दिया जाएगा। ये सुन तो सारे दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा इतनी आसान चुनौती तो कोई भी पार कर सकता है। और तभी शमशेर सिंह आत्मविश्वास के साथ वहाँ आए और उन्होंने उस कपड़े को हवा में अधिक आत्मविश्वास से घुमाते हुए कहा, अब देखो मैं जीजा जी को कैसे पूरी तरह ढक देता हूँ। इससे मेरे प्रति उनकी आंखों में जो लगी हुई पट्टी है वो भी निकल जाएगी। और जैसे ही शमशेर सिंह ने वो कपड़ा बादशाह के ऊपर बिछाया, सब देख हैरान हो गए कि उससे तो बादशाह केवल सिर से पेट तक ही ढके है। शमशेर सिंह ने अपना सिर खुजाया और फिर उस कपड़े को यहाँ वहाँ ऊपर नीचे खींचने लगे, परंतु बादशाह को पूरा ढक नहीं पाए। ये देख वहाँ खड़ी महारानी ने अपना माथा पीटा और बोली, इससे कभी कुछ ना हो पाएगा, हमेशा मेरी नाक कटवा देता है। हा? शमशेर सिंह ने आखिर हार मान ही ली और फिर बाकी मंत्रियों ने एक एक कर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, पर कोई भी बादशाह की इस चुनौती को पार नहीं कर पाया। कभी सिर खुला रह जाता तो कभी पाँव। अकबर भी अब इस खींचातानी से थक रहे थे और तभी वहाँ आ पहुँचे बीरबल, जो बादशाह को इस अवस्था में देख चौंक गए। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर रेशम के बिस्तर पर सोने वाले आप आज इस कठोर लकड़ी पे क्यों लेटे हैं? बादशाह ने सारी घटना बीरबल को बताई, जिसे सुन वो हंस पड़े और बोले, मुझे ये चुनौती मंजूर है। बीरबल ने वो कपड़ा उठाया और बादशाह की स्थिति को ऊपर से नीचे परखने लगे। फिर उन्होंने कपड़े को देखा तो वो काफी छोटा था। आखिर उन्हें भी लगा कि शायद ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है। हाँ देखा, बीरबल भी कोई खास नहीं। जीजा जी खामखा उन्हें जादूगर समझते हैं।
तभी बीरबल की नजर सामने खड़ी एक दासी पर पड़ी, जिसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक बच्चा था। ये देख बीरबल का दिमाग भी खुल गया और उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, क्या आप अपने घुटनों को अपने छाती की तरफ मोड़ सकते हैं? बादशाह ने ठीक वैसे ही किया और तब बीरबल ने तुरंत उस कपड़े को उनके ऊपर ओढ़ दिया, जिससे वो सिर से अंगूठे तक ढक गए। ये देख सारे दरबारी ये सोच आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सरल विचार आखिर उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। पर उनके पास अब बीरबल की प्रशंसा करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो देखा आप लोगों ने, बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो शाही सलाहकार के पद का उचित अधिकारी क्यों है। और फिर उन्होंने महारानी से कहा, महारानी साहिबा, अपने लाडले भाई से कह दो, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ। हाँ, पर अगर चद्दर छोटी हो तो पैर को मोड़ लेना चाहिए। ये सुन बीरबल और बादशाह हंसने लगे और हमने ये सीखा कि जब चीजें ना बदले तो हमें अपना नजरिया बदलकर देखना चाहिए। लाडले भाई का जन्मदिन। एक दिन दरबार में जश्न का माहौल था और उसका कारण था महारानी के लाडले भाई शमशेर सिंह सिंघम का जन्मदिन। जन्मदिन की बधाइयाँ, जन्मदिन की बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो मेरे लाडले भाई, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शुक्रिया दीदी, आप तो जानती हो मेरी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश है, इस राज्य का सलाहकार बनना। ओ नहीं, फिर से वही बात। फिर महारानी ने बादशाह की ओर देखा और बोली, सुना आपने? मेरे लाडले भाई की इच्छा पूरी करोगे ना? हाँ सुना, तुम अपने भाई से। लाडला भाई। हाँ वही, तुम अपने लाडले भाई से कहो कि चाहे मेरी गद्दी मांग लो, पर हम उसे इस राज्य का सलाहकार नहीं बना सकते। इस स्थान के लिए बीरबल से ज्यादा उचित कोई नहीं था, है और रहेगा। अपने प्रति इतना आदर देख बीरबल की तो जैसे आंखें भर आई। मैं जानती हूँ बीरबल आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं हूँ। पर एक बादशाह के लिए अपनी जुबान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये बात तो जानते ही हैं। जुबान? कैसे जुबान? ओहो, भूल गए? आप इस बार भी हमारा जन्मदिन भूल कैसे गए? पिछली बार आपने कहा था कि ये दोबारा नहीं होगा। वो दरअसल वो हम बीरबल के बेटे मोती के मुंडन में चले गए थे, तो ये बीरबल तो जैसी मेरी सौतन बन गया है, उसके आगे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा परिवार, उससे ज्यादा मेरा राज्य और उससे भी ज्यादा मेरा दिया हुआ वादा। मैंने बीरबल को वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, तो मैं चला गया। और शादी के वक्त मुझे दिए गए वादों का क्या? मैं समझ गई जी, ये बस बातें है, बातों का क्या? नहीं, मेरा वादा मेरा उसूल है। मांगो क्या मांगती हो, चांद तारे या फिर ये दुनिया? हम वादा करते हैं कि जो मांगोगी वो देंगे। तो बस वक्त आ गया है कि अब आप अपने दिए वादे से न मुकरे और मेरे लाडले भाई को इस राज्य का सलाहकार बना दे। ये सुन तो बादशाह के पसीने छूट गए। आखिर सारे दरबार के सामने वो अपनी जुबान से कैसे पलट सकते हैं? वहाँ खड़े बीरबल उनकी दुविधा समझ गए। फिर उन्होंने उनके कान में कुछ खुसफुसाया, जिसे सुन बादशाह को जरा राहत महसूस हुई और बीरबल सभी को नमन कर वहाँ से चले गए। देखा, बीरबल का मन कितना बड़ा है। उसने अपने पदवी से इस्तीफा दे दिया है
और शमशेर को नियुक्त करने की सलाह दी है। ये सुन तो जैसे दोनों भाई बहन खुशी से फूले ना समा पाए। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे अच्छा तोहफा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी और जीजाजी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या सचमुच मेरा लाडला भाई इस राज्य का सलाहकार बन गया? पर हम यूं ही किसी को इतने बहुमूल्य पद पर नहीं बिठा सकते। इसके लिए शमशेर सिंह को अपने आप को साबित करना होगा। आप बस कार्य बताएं जीजाजी, मैं उसे एक चुटकी में सुलझा दूंगा। तो ध्यान से सुनो, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें हमारे 2 कार्य करने होंगे। पहला, तुम्हें चुंगीलाल मिठाई वाले के पास जाकर 50,000 रुपयों का आयकर वसूलना होगा। वो पैसे इस राज्य के भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बस इतनी सी बात? और दूसरा काम? दूसरा काम ये, तुम्हें 4 चीजें लानी होंगी: स्वाद, जीवनदाता, वफादारी और गद्दारी। ये सुन तो वहाँ खड़े लोग अपना सिर खुजाने लगे। आखिर इन चीजों को लाया कैसे जाए? परंतु अपने मुंह में चूर शमशेर पूरे विश्वास से बोले, बस इतनी सी बात, समझो काम हो गया। अगली सुबह शमशेर मिठाई वाले के पास आयकर लेने पहुँचे। चुंगीलाल, मैं हूँ इस राज्य का नया सलाहकार राजकुमार शमशेर। अब से बादशाह के लिए आयकर मैं लेने आऊंगा। ये सुन तो चुंगीलाल बहुत खुश हो गया और मन ही मन बोला, अरे वाह, ये का मतलब बीरबल नहीं होगा तो हम आसानी से करके चोरी कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? जल्दी से पैसे दे दो। अब क्या बताए राजकुमार शमशेर, वाह, अरे इस बार धंधा इतना मंदा है कि कुछ कमाई हो ही नहीं है। चाहिए तो आप खुद हिसाब किताब देख लो। वो सब मैं नहीं जानता। पूरे 50,000 दे दो बस। अरे देखो भाई, अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो बहुत भला होगा आपका। हैं? मेरा भला कैसे होगा? वो कहा है कि क्यों ना हम कोई बीच का रास्ता निकाले। देखो, 50 की जगह अगर आप 25 में मान जाए तो उसमें से 5 आप रख लेना और बादशाह को ही बता ही दो कि तनिक हिसाब खुद देखे हो, बहुत नुकसान हुआ है बेचारे चुंगीलाल का। ये सुन तो शमशेर सिंह के आंखों में लालच आ गया और उन्होंने तुरंत इस चीज के लिए हाँ कह दिया। शमशेर सिंह सिंघम वहाँ से निकले और तुरंत एक दुकान पर पहुंचकर कहा, अरे सुनो, एक स्वाद देना, एक जीवनदाता देना, एक वफादार देना और एक गद्दार बांधकर महल में भेज दो। ये सुन तो दुकानदार के तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे ये क्या कह रहे हो? कहीं पगला वगला तो नहीं गए? तो क्या ये चीज बाजार में नहीं मिलती? हमार जानकारी में तो ना ही। ये सुन शमशेर के तो पसीने छूट गए और वो रोने लगा। दीदी, जल्दी सोचो दीदी, जल्दी सोचो। स्वाद, जीवनदाता, वफादार और गद्दार कहाँ मिलेगा? अरे सोच तो रही हूँ कब से, तुम भी जरा अपनी खोपड़ी चलाओ। फिर क्या, वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए। सोचते सोचते दिन ढलने आ गया और डूबते सूरज को देख शमशेर और चिंतित हो गया। दीदी, सूरज ढलने वाला है दीदी, अब क्या होगा? मेरी नौकरी तो गई समझो। अब तो बस एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन दीदी? तो ये बात है, मैं तुम्हें उत्तर तो दे दूंगा, पर जैसे कि तुम जानते हो मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है, तो मैं अब से सलाह देने के पैसे लूंगा। आखिर घर भी तो चलाना है। कितने पैसे? एक उत्तर के 12,500। तुम्हें 4 चीजें जाननी है तो हुए पूरे 50,000। क्या? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो फिर माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शमशेर सिंह वहाँ से निराश होकर जाने ही वाला था, तभी उसे चुंगीलाल से वसूले पैसों की याद आ गई। अरे हाँ, क्यों ना मैं कर के पैसों का इस्तेमाल कर लूं, बाद में दीदी से लेकर दे दूंगा। ठीक है बीरबल, पर मेरे पास इस वक्त बस 25 ही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 चीजों का उत्तर बता देता हूँ।
और बाकी के 2 चीजें मैं खुद दरबार में आकर बादशाह को बता दूंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि तुम भी मेरे बराबर होशियार हो। ये सुन तो शमशेर बेहद खुश हो गया और बीरबल ने बादशाह के 2 पहेलियों का उत्तर उसे बताया। तो बताओ शमशेर सिंह, क्या तुम स्वाद, जीवनदाता, वफादार और गद्दारी ले आए? 4 तो नहीं, पर 2 चीजों का उत्तर मिल गया है। फिर शमशेर ने अपनी पोटली से एक नमक की डिब्बी निकाली। यह है नमक, जिसके पड़ते ही हर भोजन में आ जाता है स्वाद। ये सुन तो वहाँ लोग चौंक गए। किसी की नजर ना लगे मेरे लाडले भाई को। और फिर शमशेर सिंह ने ताली बजाई, जिसके बाद वहाँ एक सेवक ग्लास में पानी ले आया। और यह है पानी, या फिर कहे जीवनदाता। वो कैसे? कहा जाता है इस जगत में जीवन की शुरुआत पानी में ही हुई थी, और आज भी हमें जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हुआ ना पानी जीवनदाता। ये सुन तो वहाँ लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बहुत खूब, पर बात 4 चीजों की हुई थी, उसका क्या? वो दरअसल वो और तभी वहाँ पधारे बीरबल, और उनके साथ था उनका प्यारा मोती। बीरबल तुम? और मोती भी आया है? अले ले 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 ले, मोती मोती। हाँ महाराज, वो दरअसल मैं राजकुमार के बाकी के 2 रहस्यों का उजागर करने आया हूँ, जो है वफादार और गद्दार। कहो, क्या है इसका उत्तर? वफादार तो काफी आसान है, जैसे कि ये मोती। दुनिया में एक कुत्ते से ज्यादा वफादार जीव कोई नहीं। बहुत खूब। और गद्दार कौन है? वैसे तो दुनिया में गद्दारों की कमी नहीं, पर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्या मतलब? मेरा मतलब है, इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वो है महारानी का लाडला भाई शमशेर सिंह सिंघम। ये सुन तो वहाँ लोगों के पाँव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? जानते हो तुम किसकी बात कर रहे हो? माफ करना महारानी साहिबा, पर आप अपने भाई से जरा ये तो पूछिए कि उन्होंने चुंगीलाल से क्या सौदा किया है। क्यों राजकुमार, आप बताओगे कि चुंगीलाल को ही बुलाऊं? जो कुछ है साफ साफ कहो। महाराज, राजकुमार ने चुंगीलाल से जितना कर बनता था उतना ना लेते हुए उससे सौदा करके कम पैसे लिए, और तो और उन पैसों को राज्य के भलाई के लिए इस्तेमाल करने की जगह अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल किया। ये रहे वो पैसे। ये सुन तो शमशेर चुप रहे, पर महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखा महारानी, हमने ये कार्य इसे इसी वजह से दिया था कि इसकी बुद्धिमत्ता के साथ ईमानदारी की भी परीक्षा ली जाए। देख लिया अब तुमने क्या गुल खिलाए हैं तुम्हारे लाडले भाई ने। इसके बाद तो महारानी का सिर भी शर्म से नीचे झुक गया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने फिर चुंगीलाल के साथ साथ शमशेर सिंह को भी सजा के तौर पर पूरे राज्य में सफाई करने का कार्य सौंपा। क्या से क्या हो गया सलाहकार बनने के प्यार में दीदी। और हमने ये सीखा कि सही पद पर सही इंसान का होना आवश्यक है। अनमोल हीरो का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, तभी महारानी वहाँ आई और गुस्से से बोली, क्यों जी, इस बार भी आप मेरा जन्मदिन भूल गए ना? ये सुन तो महाराज के पसीने छूटने लगे। वो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अच्छी तरह से याद है। अच्छा, तो ये बताओ मेरे जन्मदिन के लिए क्या तोहफा लाए हो? बादशाह को तो समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर क्या जवाब दे। तभी उन्हें अचानक एक बात याद आ गई। अरे हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमने अम्मी के आने की खुशी में उनके लिए एक नायाब जगमग जगमग हीरे की अंगूठी खरीदी थी। अब अम्मी तो आई नहीं, तो क्यों ना वो अंगूठी मैं महारानी को दे दूं? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या सोच रहे हो?
तोहफा लाए या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ। फिर क्या, बादशाह वहाँ से उठे और तिजोरी की ओर बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए तिजोरी खोली और जैसे ही उन्होंने उस अंगूठी को निकाला, ये क्या? इसमें से हीरा कहाँ गया? बादशाह ने तुरंत दरबारियों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। किसी भी हाल में उस हीरे चोर का पता लगाओ। अगर बादशाह की तिजोरी से चोरी हो सकती है तो जनता का क्या होगा? मुझे तो लगता है चोर दरबार में से ही कोई होगा। और तभी कुछ लोग दरबार में शिकायत ले आए। बादशाह हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाँ हाँ, शांति बनाए रखे और एक एक कर अपनी समस्या बताए। हम सबकी एक ही समस्या है जिल्ले इलाही। क्या मतलब? वो दरअसल हम सबके घरों से हीरे चोरी हो गए हैं। ये सुन तो सारे दरबारी चौंक पड़े। फिर उन लोगों ने बताया कि किसी की पत्नी के हार से हीरा चोरी हुआ है, तो किसी की अंगूठी से, तो किसी के झुमकों से। ये कैसे मुमकिन है? चोर ने हीरा तो चुरा लिया, पर उससे जुड़ा सोना नहीं। सही कहा बीरबल, ऐसी नायाब चोरी तो हमने आज तक ना देखी ना सुनी। कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने फिर बादशाह के तिजोरी की समीक्षा की, पर उन्हें वहाँ चींटियों के सिवा और कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वो सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। कमाल है, चोर काफी शातिर लगता है। आखिर बिना तिजोरी खोले या तोड़े उसने इस चोरी को अंजाम दिया कैसे? हो सकता है हमने तिजोरी खुली रख दी हो। मैं एक काम करता हूँ, बाकी पीड़ितों के घर जाकर देखता हूँ। चोर ने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। पर जब बीरबल उन पीड़ितों के घर जा पहुँचे, वहाँ भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। पहली बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी जगह तिजोरी तोड़ी नहीं गई और सोने से हीरा गायब। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और तभी उन्हें एक चींटी ने काटा। आह! जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बस चींटियाँ ही चींटियाँ हैं। फिर बीरबल ने सभी पीड़ितों को दरबार में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। अब मुझे एक एक कर बताओ कि तुमने ये हीरे कब तिजोरी में रखे थे और वो गायब कब हुए? मैंने पिछले हफ्ते सेठ हीरालाल से वो हीरों का हार खरीदा था और उसे जब कल शाम देखा तो उस हार से सारे हीरे गायब थे। हाँ हाँ, मैंने भी सेठ हीरालाल से 2 दिन पहले हीरे लिए थे। और मैंने हीरालाल से पिछले महीने। बाकी पीड़ितों ने भी अपनी अपनी बात रखी, जिससे सुन बीरबल ने सोचा, कहीं ना कहीं ये हीरालाल ही कोई काला धंधा कर रहा है, पर क्या हो सकता है? फिर बीरबल बिना वक्त जाया किए सेठ हीरालाल के दुकान पर पहुँचे। अरे आइए आइए बीरबल, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बीरबल ने उसकी दुकान में यहाँ वहाँ देखा और फिर उनकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके अंदर से चींटियों की कतार निकल रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, दरअसल मुझे एक हीरे की अंगूठी बनवानी थी। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो बीरबल। मैंने खास तिम्बक्तू से जगमग जगमग हीरा मंगवाया है। आजकल वो ही सब मांग रहे हैं। उन हीरों में ऐसी क्या खास बात है? आप खुद ही देख लो। फिर हीरालाल ने उन चमकते हीरों को पोटली से बाहर निकाला, तो वाकई में उनमें कुछ खास बात लग रही थी। वाह, ये तो काफी चमकीला है। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? ना 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 ना, माफ करना बीरबल। आप इसे बस तभी छू सकते हैं जब आपका सामान बनके तैयार होगा। ये सुन बीरबल की शक की घंटी तो बजी, पर हीरो को ना छूने देने से कुछ साबित तो नहीं हो सकता था। ठीक है, कल तक हीरे से जड़ी अंगूठी मेरे घर पहुंचा देना। अगले दिन सेठ हीरालाल बीरबल के घर अंगूठी ले पहुँचे। ये लीजिए बीरबल, आपकी अमानत। अंगूठी को बीरबल ने शक की निगाहों से देखा और बोले, क्या ये वही जगमग हीरो से बनी है? इसमें कोई दो राय नहीं। बस अब इसे सुरक्षित तिजोरी में रख दीजिए और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए बीरबल।
फिर क्या, बीरबल ने अंगूठी को तिजोरी में रखा और हीरालाल को उनकी रकम सौंपी, जिसे ले वो वहाँ से निकल गए। अब रखनी होगी इस हीरे पे नजर। उस रात बीरबल तिजोरी के बाहर पहरा देते रहे, परंतु जैसे ही आधी रात हुई, बीरबल का थका हुआ शरीर जवाब देने लगा और वे वही जमीन पर सो गए। पर कुछ देर बाद उन्हें एक चींटी ने काटा, जिसके कारण वो उठ पड़े। ये चींटियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? खैर, अब उठ गया हूँ तो हीरो को जांच लेता हूँ। भारी पलकों के साथ उन्होंने जब तिजोरी खोली तो उनके होश ही उड़ गए। ये क्या? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हीरा तो था, पर उस अंगूठी पर चींटियों का बसेरा हो चुका था, जिसे देख बीरबल बोले, जहाँ जहाँ से हीरे गायब हुए हैं, वहाँ चींटियों का मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके तार कहीं ना कहीं चींटियों से जुड़े हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सेठ हीरालाल को बुलाया और कहा, सेठ हीरालाल, जैसे कि आप जानते हैं, आपसे खरीदे गए हीरे गायब हो रहे हैं। इस पर आपको कुछ कहना है? अब मैं क्या कहूँ बीरबल, एक बार जब मैं हीरा ग्राहक को बेच दूं, तो आगे से उसका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। सही कहा, पर अगर आपने उन्हें हीरा दिया ही ना हो तो? क्या मतलब? मैंने सभी हीरे पूरे ईमानदारी के साथ सबको सौंप दिए हैं, किसी से भी पूछ लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिस जिस जगहों से हीरे गायब हुए हैं, वहाँ वहाँ चींटियाँ क्यों लग जाती है? अब मुझे क्या पता, लोग साफ सफाई नहीं रखते होंगे। तो मतलब आप भी अपनी दुकान में सफाई नहीं रखते होंगे, क्योंकि वहाँ भी काफी चींटियाँ थी। हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन जगहों पर चींटियाँ इसलिए लगती है क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनाए हीरे खाना पसंद है। ये सुन तो सब चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला चींटियां कब से हीरा खाने लगी? सब बताता हूँ महाराज। मैंने कुछ सिपाहियों को हीरालाल के यहाँ तलाशी के लिए भेजा है, वो आते ही होंगे। और तभी वहाँ 2 सिपाही आए और उनके हाथों में थी एक बोरी। बीरबल, ऐसी कई बोरियां हमें उस चींटियों से भरे कमरे में मिली। ये देख हीरालाल समझ गए कि उनका खेल अब खत्म और उनका सिर शर्म से झुक गया। फिर बीरबल उस बोरी के पास गए और उसे खोलते हुए कहा, चींटियां उन हीरों को इसलिए खाना पसंद करती है क्योंकि वो हीरे बने हुए थे शक्कर से। ये देख तो सारे अचंभित हो गए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? सही सुना आप लोगों ने। कुछ रसायनों की मदद से हीरालाल ने शक्कर को हीरे का आकार देने की कला हासिल कर ली थी, जिसे बेच वो बड़ा मुनाफा कमा पाते। पर वो नकली हीरा भी तो बेच सकते थे ना, ये सब की क्या जरूरत थी? सही कहा। दरअसल नकली हीरा कभी ना कभी पकड़ा जाता, परंतु शक्कर से बना हीरा, क्योंकि उसे चींटियां खा जाती तो उसमें मिलावट होने का कोई सबूत नहीं बचता, और सबूत के बिना हम पकड़े भी तो किसे। वाह, क्या सोच थी। मेरा मतलब क्या घटिया सोच। छी। हीरालाल, दिमाग तो तुम्हारा तेज है, पर गलत कामों के लिए, और गलत कामों की सजा में कोई मिलावट नहीं होती। फिर क्या, बादशाह ने हीरालाल को सबके पैसे लौटाने को कहा और 3 साल की काल कोठरी की सजा सुनाई। और हमने ये सीखा कि हमें मन की मिलावट से बचना चाहिए।